प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि हम एसआई की क्लास पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के विश्लेषण के आधार पर तय करके आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैं पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर रहा हूं और उसके विश्लेषण के आधार पर मैं आपको बहुत विस्तार से समझाने जा रहा हूं कि किस सेक्शन से कैसे प्रश्न आया, तो उस सेक्शन की पढ़ाई किस तरह से हम करेंगे। एक बात और याद रखें कि प्रश्नों के स्तर की भी मैं व्याख्या कर रहा हूं कि ये प्रश्न कठिन श्रेणी का है कि सरल श्रेणी का है। आपको लेकिन समझना है, पिछली बार लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पत्र नहीं बनवाए थे, लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कंडक्ट नहीं की थी। इस बार आपकी प्रारंभिक परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जा रही है, तो प्रश्नों की प्रकृति इससे भिन्न हो सकती है। फिर भी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हमें समझ बढ़ाने में निश्चित रूप से सहायक होते हैं, पाठ्यक्रम की व्यवहारिक जानकारी देते हैं, इसलिए हम इन प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं। देखिए, जब आप जाएंगे तो आपको प्रश्न पत्र तो हल करना ही है और आपको कुछ निर्देश दिया गया रहेगा, आप उसे भी ध्यान से पढ़ें। प्रश्न पुस्तिका मिलते ही मुख्य पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। प्रश्न पुस्तिका में लगी सील को शिक्षक के कहने से पूर्व ना खोलें। इस तरह से एक साइड में सील लगी रहती है। जब आपको निर्देश दिया जाता है कि अब इसे खोलें, तब आपको खोल करके प्रश्न पत्र को पढ़ना रहता है। ऊपर दिए हुए निर्धारित स्थानों में अपना अनुक्रमांक, उत्तर पुस्तिका का क्रमांक लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, हस्ताक्षर करना है। एक चीज और ध्यान से समझें, यहाँ की प्रविष्टि तो अपनी जगह है, आपको अगली प्रविष्टि कहाँ करनी है? ओएमआर सीट। ओएमआर उत्तर सीट में समस्त प्रविष्टियां दिए गए निर्देशानुसार करें, अन्यथा उत्तर सीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आप यहीं पर सब हड़बड़ाहट करते हैं बहुत से विद्यार्थी। ओएमआर सीट में अपने सेट का नंबर नहीं डालेंगे, बाद में आके बोलेंगे सर सेट का नंबर भूल गए, आप कैसे करें? ये देखिए, मैं जिस पेपर को हल करा रहा हूं वो सेट ए है। आपके ओएमआर सीट में आपको सेट ए स्पष्ट रूप से डालना है, अपना रोल नंबर लिखना है और उस रोल नंबर से संबंधित बबल को ब्लैक करना है, गोले को ब्लैक करना है। सील खोलने के बाद सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पुस्तिका में कुल पृष्ठ ऊपर दिए हुए अनुसार हैं और उसमें सभी 100 प्रश्नों का मुद्रण सही है। यानी आपके पेपर में 100 प्रश्न है कि नहीं देख लें। फिर बाद में आपको मान लो कोई एक पेज गायब हो गया है आपकी क्वेश्चन पेपर का, अब आप उसके लिए फिर हड़बड़ाएंगे, आपके लिए अगला नया प्रश्न पत्र कहां से ला के देंगे? इसको तुरंत देखना है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 15 मिनट के अंदर शिक्षक को सूचित कर सही प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करें। प्रत्येक प्रश्न हेतु प्रश्न पुस्तिका में एक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही एक विकल्प का चयन कर नीले या बाल पॉइंट से, ये देखिए क्या लिखा है, काले या नीले बाल पॉइंट से आंसर को लगाना है। कहां? ओएमआर सीट में। ओएमआर सीट में इस प्रश्न पत्र में निर्देश दिया है कि काले या नीले बाल पॉइंट से आपको बबल करना है। कभी कभी लिखा रहेगा केवल नीले पेन से और कई बार लिखा रहेगा केवल काले पेन से। तो आप याद रखें, काला है कि नीला है, दोनों में से कोई एक। काले या नीले लिख रहा है मतलब एक को काला एक को नीला नहीं करना है। हर गोला या तो पूरा काले पेन से भरेंगे या हर गोला नीले पेन से। और किसी किसी पेपर में लिख दिया रहेगा कि काले पेन से आपको गोला ब्लैक करना है, तो फिर काले पेन से कीजिएगा। पेंसिल का प्रयोग ओएमआर सीट में नहीं करना है। हमारी कई लोगों की पुरानी आदत है पेंसिल से बबल बनाने की। और जब आप पेन से गोला भर रहे हैं तो यदि आपसे कोई उत्तर गलत भरा गया तो आपकी किस्मत, बाद में आपको उत्तर याद आया, अरे मैं इसको चेंज कर दूं, तो वहां पर कोई कलाकारी करने के लिए आपके पास जगह नहीं है। इसलिए उत्तर लगाने से पहले एक बार सोच लें। सही उत्तर वाले गोले को अच्छी तरह से भरें, अन्यथा उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक आवंटित किया गया है। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। याद रखें, किसी परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन रहता है, किसी में नहीं रहता। पीएससी में ऋणात्मक मूल्यांकन है, यहाँ देखिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, मतलब आपको 100 प्रश्न पूरे बनाने हैं। कभी कभी पीएससी के विद्यार्थी ऋणात्मक मूल्यांकन के बारे में जानते रहते हैं और यहाँ ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, इस पर वो ध्यान नहीं देते और बहुत से प्रश्नों को छोड़कर आ जाते हैं। तो अब आप जिस दिन जाएंगे या जिस पैटर्न की इस
इस सत्र की परीक्षा रहेगी, उसकी जानकारी आप जुटाएं, समझें ऋणात्मक मूल्यांकन है या नहीं। प्रश्न पुस्तिका तथा उत्तर सीट में निर्दिष्ट स्थानों पर प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखें, अन्यथा OMR सीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और परीक्षा समाप्ति के बाद इस सबको आपको परीक्षक को सौंप देना है। और ये इसके भाग दिए गए हैं जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न है, राज्य यानी छत्तीसगढ़ से 25 प्रश्न है, कंप्यूटर से 5, रीजनिंग से 10, गणित से 10, हिंदी से 10 और अंग्रेजी से 5, कुल मिलाकर 100 प्रश्न है। ऋणात्मक मूल्यांकन प्री लेवल पर नहीं है इसमें अभी तक की स्थिति में। तो आप अपनी परीक्षा के समय तक सुनिश्चित कर लेंगे। यदि हिंदी या अंग्रेजी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाएगा। मतलब किसी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो एक बार हिंदी सेक्शन के साथ आप उसके इंग्लिश सेक्शन को भी पढ़ लें। तो ये पहले पेज की जानकारी है जिसको पढ़ना आपका कर्तव्य है। मैं आपके प्रति बहुत सिंसियर हूं आपके करियर को लेकर, इसलिए इसको भी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अब हम शुरू करते हैं सेट ए के प्रश्नों को हल करना। रफ कार्य के लिए भी जगह दी गई रहती है जहां आप रफ कार्य कर सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम में बता रहा हूं, कुछ प्रश्नों को इंग्लिश मीडियम से भी डील करूंगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? पहला प्रश्न सेट ए में कहां से था? साइंस से आया था। फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड? कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, बाह्य बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अब ये देखिए किस सेक्शन का प्रश्न है। इसका उत्तर भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, वही उत्तर ले रहा हूं जो आयोग द्वारा, परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा दिया गया था। उत्तर तो इसका अपने आप में स्पष्ट है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल है और इसका आंसर ए ही लिया गया है। अब इस प्रश्न को समझें। दो प्रकार का बल होगा, एक बल जो केंद्र की तरफ लगेगा, केंद्र की ओर उन्मुख रहेगा, वो अभिकेंद्रीय है, और जो केंद्र से बाहर की ओर है वो अपकेंद्रीय है। एक को सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, एक को सेंट्रीपिटल बोलेंगे। अब ये किस प्रकार का प्रश्न है? तो देखिए साइंस से संबंधित प्रश्नों में एक बढ़िया प्यारा सा कॉन्सेप्ट रहता है, दैनिक जीवन में विज्ञान। यानी वो प्रश्न साइंस से पहले पूछे जाते हैं जिनका हमारे डे बाय डे की लाइफ में उपयोग होता है। इस तरह के प्रश्नों की क्या क्या कैटेगरी बन सकती है? देखिए अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल के कई उदाहरण हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, साइकिल के मडगार्ड में किस तरह की थ्योरी लगती है ऐसा, या फिर वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, आपने पढ़ा होगा पृष्ठ तनाव के कारण। स्याही किस सिद्धांत के कारण पेन में ऊपर चढ़ती है, फाउंटेन पेन में। ये विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग है। किसान क्या करता है जब जुताई करता है तो कौन सा साइंस का थ्योरी वहां पर लगता है, केपलरी वाला की क्या? तो श्यानता, पृष्ठ तनाव, वहां से लेकर के जो भी बल, द्रव्यमान, त्वरण, जितने प्रकार की आप भौतिकी की चीजें पढ़ते हैं उनका दैनिक जीवन में हर चीज का प्रयोग दिया गया रहता है। कि हम यदि बस में हैं और यदि अचानक से ब्रेक लग गया तब क्या होगा, आगे की ओर हम झुकेंगे, और यदि गाड़ी चल पड़ी तो हम पीछे की ओर हमें धक्का लगेगा। ये कौन से सिद्धांत के आधार पर है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम इसमें लागू होता है। मतलब आप साइंस पढ़ें, फिजिक्स जब भी पढ़ें, ये फिजिक्स सेक्शन है बेसिकली, फिजिक्स आप जब भी पढ़ें तो उसको दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ें। अब दूसरा, अचानक से अब देखिए दूसरा प्रश्न सीधा किसका प्रश्न आ गया? संविधान का। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेध अधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? टू कैंसिल द वीटो ऑफ प्रेसिडेंट ऑन ए बिल विच मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड ऑफ इच। इसका आंसर उसने लिया है बी, साधारण बहुमत। अब इसको समझना है। अब इस प्रश्न की श्रेणी समझिए। पहला प्रश्न सामान्य ही श्रेणी का है, सामान्य में थोड़ा सा कठिनाई स्तर है। दूसरा प्रश्न थोड़ा ज्यादा कठिनाई स्तर का है, संविधान का। एक तो राष्ट्रपति का वीटो पावर अपने आप में आपके लिए समझने की चीज है। उसने आप देखेंगे कहीं पर बहुत सरल प्रश्न भी किए हैं इस एसआई के पेपर में, पिछले सत्र का है, पिछली बार का पेपर है। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर अपने आप में क्या है, एक जटिल सा कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रपति को किस किस स्थिति में वीटो पावर है और कैसे कैसे वीटो पावर है,
कब वो उस वीटो पावर का क्या करता है, प्रयोग करता है, जेबी वीटो क्या होता है, किसी विधेयक को कब वो लौटाएगा, उस सेक्शन को पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद यदि राष्ट्रपति ने वीटो कर दिया तो निरस्त करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, आप जानेंगे तो बनेगा। तो संविधान की तैयारी आपको साधारण से एक स्तर ऊपर, मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा किस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप किस तरह की किताबों का सहारा लें, और फिर उसके बाद के वीडियो से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपको। प्रश्न नंबर 3, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? ये करंट अफेयर का प्रश्न है। भारतीय हॉकी टीम का रैंक चौथा है। अब ये प्रश्न तो आने से रहा, उस समय की ये बात है, लेकिन इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? करंट अफेयर सिलेबस में है और करंट अफेयर से इसने स्पोर्ट्स सेक्शन से प्रश्न पूछा। भारतीय हॉकी टीम की रैंकिंग, भारतीय क्रिकेट टीम की रैंकिंग, भारत की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले बड़े अच्छे खिलाड़ी, ये आपकी जुबान पे रहने चाहिए। और इसीलिए मैं अपने इस चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का हर महीने का अंक का विश्लेषण कर रहा हूं। आपका ध्यान रख के कर रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आपके करियर का सवाल है। मैं बहुत दिनों के बाद स्पोर्ट्स सेक्शन से जुड़ रहा हूं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मुझको फिर से सब चीजें याद आती जा रही हैं। अभी रोहन बोपन्ना टेनिस के फील्ड में बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक उम्र में टेनिस का जो खिताब होता है ग्रैंड स्लैम, उसको जीतकर इतिहास बना दिया। तो भारत में भाई बहनों की एक जोड़ी है, नाम जानते होंगे, प्रज्ञानंद का, चेस में धूम मचा रही है। तो सात्विक, एक रेंकी रेड्डी और सात्विक साईराज की जोड़ी बैडमिंटन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो ओलंपिक खेलों में कुछ लोगों ने मेडल ले आया है। तो इस तरह का खेल गतिविधि आपकी जुबान पे आ जाना चाहिए। और ये सारी खेल गतिविधियों को मैं प्रतियोगिता दर्पण के अलग अलग अंक में इसी चैनल पे कवर करा रहा हूं। आप उस पूरे अंक को सुनकर बच्चों की तरह नोट्स बनाना शुरू कर दें। मेरे क्लासरूम के विद्यार्थी हमेशा कहते हैं कि आप जो बोलते हैं सर, बताते हैं सर, वो प्रश्न परीक्षा में आता है। क्यों आता है? इसलिए नहीं कि मैं कोई जादूगर हूं, मैं प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके आपको पढ़ने की टेक्निक समझाता हूं। चौथा प्रश्न, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कहां हैं? तो देखिए, अब इसको आपको समझना है। ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की ज्योग्राफी की पुस्तक में सिस्टमेटिक पढ़ के जाके बनाएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्नों में आपको अपने दिमाग का मैक्सिमम उपयोग करना है। बड़े बांध में कहां है? तो एक ऑप्शन में ब्राजील और भारत है, एक ऑप्शन में जापान और भारत है, एक ऑप्शन में चीन और भारत है, एक ऑप्शन में ब्राजील और चीन है। तो देखिए, ब्राजील एक तो उतना डेवलप मतलब पोजीशन में नहीं है जो भारत और चाइना की पोजीशन है। जापान की तो बात ही निराली है, छोटा देश है। तो जिस ऑप्शन में चीन और भारत जैसे बड़े और शक्तिशाली देश आ गए, जो नदियों और बांधों की टेक्नोलॉजी सबसे युक्त है, तो वो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ऐसा आप कॉमन सेंस से इसमें चीन और भारत पर पहुंचते, और आंसर भी इसका क्या लिया गया है? सी, चीन और भारत। लेकिन ये अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। तो एक क्वेश्चन देखिए सीधा, 4 प्रश्न अभी तक हमने बनाया है। हर सेक्शन को जैसा उसने लिखा है एग्जैक्ट वैसी कवर करेगा। एक प्रश्न साइंस से आया, एक प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया, एक प्रश्न स्पोर्ट्स से आया जो कि करंट का पार्ट है, एक प्रश्न ज्योग्राफी का हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये हिस्ट्री का प्रश्न है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? प्रश्न क्रमांक 5। मैं सीधा इसके उत्तर पर जा रहा हूं। उत्तर लिया गया है डी, बाल गंगाधर तिलक का सत्यशोधक समाज, और आंसर बिल्कुल सही है। अब इस प्रश्न से आपको सीखना क्या है? देखिए, ये वन लाइनर फैक्ट है। वन लाइनर फैक्ट में अब व्यक्ति और संस्थाओं को दिया गया है, तो आपको हर व्यक्ति की बड़ी संस्थाएं याद रहनी चाहिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहानी तो सुनेंगे ही, मैं ही आपको अपने चैनल पर भी सुनाऊंगा, पटेल ट्यूटोरियल में भी पढ़ाता हूं, और आप किताबों से भी पढ़ेंगे। तो आपको कैसे याद रखना है कि जैसे सत्यशोधक समाज, इसमें ऑप्शन को जो गलत लिया गया है डी, सत्यशोधक सभा, ये किसकी सभा थी? सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक सभा? ज्योतिबा फूले। आर्य समाज किसका था? तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती। वन लाइनर फैक्ट कहलाता है ये। विश स्टोरी आपको हम सुनाएंगे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तो ये आधुनिक भारत के सेक्शन का प्रश्न है। जमनालाल बजाज का संबंध सत्याग्रह आश्रम वर्धा से था, महात्मा गांधी से जुड़े थे। महात्मा गांधी के 4 बेटे और 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज जाने गए।
दादा भाई नौरोजी अपने आप में बड़ी हस्ती हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध महापुरुष कहलाए, भारत के प्रथम आर्थिक राजनीतिक चिंतक कहलाए। सबसे पहले भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को इन्होंने कैलकुलेट किया और उस जमाने में ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले इंग्लैंड के सांसद थे। यानी उस समय आजादी के पहले ये इंग्लैंड में रह रहे थे और इतने योग्य और इतने महान थे कि वहां सांसद बन चुके थे। इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दी थी कि भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है। तो इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। लाला लाजपत राय ने नेशनल स्कूल लाहौर की स्थापना की, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। हिस्ट्री का मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, एकदम परेशान हो के एक एक चीज को नहीं रटना रहता, बड़े लोगों की बड़ी बातें। आपको बाल गंगाधर, यदि आधुनिक भारत में चर्चा होती है, आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानना है, लाला लाजपत राय के बारे में जानना है, दयानंद सरस्वती के बारे में जानना है, महात्मा गांधी के बारे में जानना है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानना है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानना है, ऐसी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, मदन मोहन मालवीय के बारे में जानना है, उनसे संबंधित आश्रम, उनसे संबंधित किताबें लिस्टिंग कीजिए, याद कर डालिए। पढ़ाई को उल्टी गिनती से चलाना शुरू कीजिए, इंतजार मत कीजिए परीक्षा के डेट का। परीक्षा का डेट निकले इससे पहले ही आप बहुत सारी चीजों को फिनिश कर डालिए। प्रश्न नंबर 6, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? ये प्रश्न नंबर 6 है कि कौन सी गैस का उत्सर्जन मना है। तो देखिए ये सरल सा क्वेश्चन है। अब तो पर्यावरण प्रदूषण वाला चैप्टर बचपन से ही छोटी छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी की सभी गैसों को उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। प्रश्न नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन, सीधा सीधा स्वदेशी आंदोलन मतलब देखिए इसको हिंदी में भी स्वदेशी आंदोलन लिखा है, इंग्लिश में भी देखो क्या लिखा है, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड, तो एकदम सिंपल है, बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जब हम हिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन के पीछे मूल कारण था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके भी मूल में रोलेट एक्ट। वैसे 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो 7वां का उत्तर देख लीजिए, आयोग भी क्या ले रहा है, ए ले रहा है, बंगाल विभाजन के विरोध में। अब आप जाने बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय की घटना, इसको भी पढ़ना है, स्वदेशी आंदोलन को भी पढ़ना है। और ये देखिए जलियांवाला बाग लिख रहा है, जिसकी मैंने चर्चा रोलेट एक्ट के संदर्भ में की। इस तरह की चीजों को आप पढ़ते समय आधुनिक भारत में ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8, खाओ पियो और खुश रहो, इसको ध्यान से समझिए। उत्तर तो इसका चार्वाक दर्शन आएगा, 8 का बी लेना चाहिए और 8 का उत्तर हाँ बी ही लिया गया है। अब देखिए हिस्ट्री में जिसने भी पेपर सेट किया था वो अचानक से मेहरबान हो गया है दर्शन वाले सेक्शन पे। भारतीय कला संस्कृति धर्म और दर्शन भारतीय इतिहास का ही हिस्सा है। भारत में 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ऐसा आप पढ़ते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है और चार्वाक दर्शन है। फिर बाद में और कई दर्शन आते जाएंगे, विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत, XYZ। अब ये बार बार देखिएगा जब मैं प्रश्न हल कराऊंगा, दर्शन से संबंधित प्रश्न रहेगा। हो सकता है इस बार इस सेक्शन से कुछ ना पूछा जाए, लेकिन जब मैं आपको हिस्ट्री का लेक्चर दूंगा मैं ध्यान से दर्शन वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा। PSC में भी ऐसा कई बार हो जाता है। आप 6 दर्शन को जाने, 6 दर्शन की एकदम गंभीरता में ना जाए सब्जेक्ट के रूप में, 6 दर्शन का प्रणेता का नाम जाने और उनका मेन कॉन्सेप्ट को जाने। जैसे सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद, प्रकृति पुरुष का सिद्धांत, सांख्य दर्शन के देने वाले व्यक्ति कपिल मुनि। वैसे ही यहाँ पर का जो प्रश्न है, अभी मैं लंबा लेक्चर नहीं दे रहा हूं, 8वां प्रश्न वो चार्वाक दर्शन को लेकर के है। चार्वाक ने कहा था कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है, आत्मा परमात्मा के चक्कर में मत पड़ो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः, ऋण लेकर घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, और आदमी के शरीर के जल जाने के बाद कहां से उसका पुनर्जन्म होगा, उसी को इसने पूछा। खाओ पियो खुश रहो, इसका दर्शन है चार्वाक। हिस्ट्री और उससे जुड़ा हुआ ये फिलॉसफी सेक्शन का प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आइए। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए
तो यह किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के। यानी प्योर इकोनॉमिक की परिभाषिक शब्दावली वाला सेक्शन का प्रश्न है। अब इससे आप क्या क्या सीखें? आपको राष्ट्रीय आय को जानना है, बजट घाटा को जानना है, प्राथमिक घाटा को जानना है, राजकोषीय घाटे को जानना है, आपको जीडीपी को जानना है, आपको, है ना, मतलब जितनी इकोनॉमी से संबंधित जो बड़ी बड़ी मूलभूत शब्दावली है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उस सब को आप इकोनॉमी सेक्शन से तैयार करें। अब 10वें प्रश्न पर पहुंच गया कंप्यूटर सेक्शन पे। हमने देखा था, चर्चा भी की थी, कंप्यूटर से भी प्रश्न आएंगे। बिल्कुल लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? तो देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटिंग की श्रृंखला चल रही है। सुपर कंप्यूटर का नाम आपने सुना होगा। अब कंप्यूटर सेक्शन से जब भी प्रश्न आते हैं, थोड़े टेक्निकली अपलिफ्ट वाले प्रश्न रहते हैं, हाई लेवल के रहते हैं। पुराने जमाने के प्रश्न नहीं आते, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टाइप से नहीं पूछता। तो देखिए, परम जो है हमारा सुपर कंप्यूटर है। तो पहले तो आप ये घर में तैयार कर लें, सुपर कंप्यूटर किस तरह के कंप्यूटर को कहा जाता है। भारत ने परम श्रेणी में कहां तक किस किस प्रकार का कंप्यूटर का निर्माण कर लिया है। और ये परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर में चालू हुआ था। यानी आपको कंप्यूटर सेक्शन का ये प्रश्न दिख रहा है और आपकी जानकारी को ये आगे बढ़ा रहा है। प्रश्न क्रमांक 11, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था। अब हम लोग इतिहास के शिक्षक होने के नाते बड़े आराम से इसको बता देंगे कि बयाना था करके, और आंसर भी डी लिया गया है। लेकिन एसआई की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह कठिन कैटेगरी का एक प्रश्न साबित होगा। नहीं बनेगा तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन याद रखना है तैयारी करते समय। मतलब हम केवल राजनीतिक इतिहास को रटेंगे तो भी उससे काम नहीं बन रहा है। हमें दार्शनिक वाले पहलू को देखना है, कला संस्कृति को देखना है, और ये बिजनेस और इकोनॉमी से संबंधित हिस्ट्री से रिलेट करके प्रश्न दे दिया गया। मतलब ये प्रश्न इकोनॉमी वाले प्रश्न के तुरंत बाद है, कंप्यूटर वाले प्रश्न के बाद है। एक इकोनॉमी का प्रश्न, एक कंप्यूटर का प्रश्न हो सकता है, ये हिस्ट्री हो, और हो सकता है हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी हो। वैसे हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी ही है। फिर से इसने एक इकोनॉमी का प्रश्न दे दिया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अभी तो नीति आयोग का दौर आ चुका है, लेकिन भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, आज के आज आप अपना पूरा इकोनॉमी जीवन में कभी भी पढ़ते रहें। आज के आज यदि आप वीडियो को देख करके गंभीर तैयारी करने वाले हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना वाले सेक्शन को नोट्स बना के फिनिश मार दें। पहले पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, उसकी बड़ी बड़ी चीजें। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस थी, 12वां का उत्तर डी लेना चाहिए, बिल्कुल डी लिया गया है, कृषि का विकास था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर फोकस थी। रूस से प्रभावित होकर हम पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किए थे। नेहरू महालनोबिस फार्मूला दूसरी पंचवर्षीय योजना में था कि नहीं, जाकर के मिलाइए। हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, सरल प्रश्न भी रहेंगे। मेरे अनुसार ये एक सरल प्रश्न है, और आपको एक सेक्शन पता चल रहा है तैयारी का। आपको पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ देना है, एकदम अंधाधुंध सारी पंचवर्षीय योजना को रटना नहीं है, उससे संबंधित प्रमुख बातें, ठीक है। और लगे हाथ में बता ही रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो का कहां इंतजार करोगे भारत, या चलिए नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम इसके लिए किताबें कौन सी पढ़ें, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानता या समानताएं हैं? फिर से देखिए, एसआई के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। फिर उसके बाद कूट ऊपर कूट दे रहा है, 13 का आंसर ले रहा है सी। 1, 2, 3 समानताएं हैं, नियुक्ति, वेतन और पद मुक्ति, ये तीनों की प्रक्रिया इनकी समान है। तो भाई अब आपको क्या समझना है, वास्तव में संविधान आप जब भी उठाएंगे तो उसका एक सेक्शन रहता है इन पदाधिकारियों से संबंधित, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति पद से कैसे हटेगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। तो एक कंपैरेटिव चार्ट बनाइए, राष्ट्रपति, बाजू में बनाइए उपराष्ट्रपति, और आप ऐसी सोचिए किनका बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और किसका बनेगा, ये प्रश्न आया हुआ है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बड़े हाई लेवल का अधिकारी है ये भी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जानते होंगे इंग्लिश में क्या कहलाता है। देखिए ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, केग के नाम से हम इसको जानते रहते हैं। तो अभी मैं विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं हिंट पर्याप्त दे चुका।
जो भारत के टॉप लेवल अटॉर्नी जनरल, भारत है ना, उपराष्ट्रपति, तो ऐसे सब लोगों का एक कंपैरेटिव चार्ट बना करके इस टाइप की चीजों को फिनिश कीजिए कि उनका वेतन क्या है, उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, उनको पद से कैसे हटाते हैं, आदि आदि। तो ये काफी टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 प्यारा प्रश्न है, लेकिन फिर भी एकदम परंपरागत प्रश्न से हटकर है, बाउंसर डाला गया है। ये एज ऑफ कंसेंट लॉ को लेकर के है। देखिए, एज ऑफ कंसेंट लॉ सामान्य प्रश्न आता तो भी ये कठिन रहता है। एज ऑफ कंसेंट लॉ कब आया? 1891, 1891। इसमें विवाह को लेकर के उम्र निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। लिखा भी है, देखिए 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी। अब देखिए बदमाशी, तिलक की प्रतिक्रिया पूछ रहा है। अब जो हिस्ट्री का डीप नॉलेज रखेगा वो बना पाएगा कि भाई तिलक ने उस समय इसका विरोध किया था। यद्यपि ये देश में बाल विवाह के रोकने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास है, तिलक जी ने इसका पूर्ण विरोध किया था। यदि ये प्रश्न आपसे ना भी बने तो आपको दुखी नहीं होना है। हाँ, तिलक जी के बारे में लेकिन आपको अपनी जानकारी बढ़ानी है। समझ में आ रहा है ना? तिलक जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनको नहीं जानोगे तो फिर इतिहास में क्या जानोगे। अभी मैंने जैसा हिंट किया था, दर्शन से प्रश्न कर रहा है। देखिए प्रश्न आ गया, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? हमारी जुबान में रहता है, कणाद के द्वारा लिखा गया था। आंसर सी है। लेकिन आपकी जुबान में आना जरूरी है। आपको छयो दर्शन को पढ़ना है, छयो दर्शन के प्रणेताओं को जानना है और उनके बारे में प्रमुख बातों को। 15 का उत्तर सी लिया गया। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आस्तिका दर्शन किसमें विश्वास करता है? फिर से दर्शन का प्रश्न है। तो देखिए, जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है। ईश्वर को मानना आस्तिक है तो जानते ही हैं। वैसे ईश्वर को मानने वाला ईश्वरवादी और ईश्वर को नहीं मानने वाला अनिश्वरवादी कहलाता है। वेदों को मानने वाला आस्तिक कहलाता है और वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक कहलाता है। वेद निंदकः इति नास्तिक। तो सीधा सीधा फिर आपके लिए कठिन हो सकता है, इसका उत्तर बड़ा सिंपल है। 16 का ए होना चाहिए, ए ही है। जो वेदों को मानेगा वो आस्तिक है। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? मतलब किसे हम सदन की सदस्यता देंगे, किसे नहीं देंगे। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति, ये भी एक प्यारा सा प्रश्न है। यदि आप राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ेंगे, कौन होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में हम किसको देखते हैं और क्या वो सदन की सदस्यता लेता है, नहीं लेता है? ये एक प्यारा प्रश्न है। यानी संविधान के प्रश्न आसानी से रट के नहीं बन रहे हैं कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है। ऐसा प्रश्न कम पूछ रहा है, विश्लेषण के लिए आपको सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। इसके बाद देखिए, ये इकोनॉमी का भी कठिन प्रश्न है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। यदि ये एक सरल सा प्रश्न रहता बच्चों, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम पूछता, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई पूछता, है ना। पर इसने रिजर्व बैंक के बारे में 4 कथन दिए। पहला, इसकी स्थापना, ए है, इसकी स्थापना 1835 में हुई। बी है, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में किया गया। सी है, यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है। डी है, यह 1 रुपए के सिक्कों की निर्गम एजेंसी है। आप पर्याप्त जानकारी रखेंगे तो जब तो आपसे ये प्रश्न बनेगा। या फिर आप राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से परिचित होंगे, तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता नहीं है। ये बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। तो बी ऑप्शन को गलत लिया गया है। फिर से हिस्ट्री में भी देखिए, गंभीर से गंभीर की ओर जाता है। किस राजनीतिक संस्था ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? तो देखिए, साइमन कमीशन कब आया? ये सरल प्रश्न होना चाहिए। साइमन कमीशन के विरोध में भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। 27 में कमीशन बना, 28 में भारत आया, सब हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इसी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। लेकिन देखिए प्रश्न का लेवल, किस राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया? किसने नहीं किया? पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते जो हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। तो आपको गंभीर पढ़ना है। एसआई का पेपर बहुत सरल रहेगा, ऐसा सोच करके आप सो रहे होंगे तो भैया जाग जाओ। फिर देखिए, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते, उसे कौन सा दर कहते हैं? निश्चित रूप से बेस दर है। लेकिन जो इकोनॉमी ठीक से नहीं पढ़ता उसके लिए गड़बड़ है। यानी आप बैंक में ब्याज लेने जाएंगे
तो एक न्यूनतम इंटरेस्ट रेट रहता है, उससे कम फिर किया ही नहीं जा सकता। उसी न्यूनतम इंटरेस्ट रेट को क्या कहा गया है? बेस दर। यानी इकोनॉमी में भी आपको समझ बढ़ानी पड़ेगी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व का दर्जा रखता है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ये सीधा सीधा प्रश्न है। अब आपको इससे क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? जनांकिकी। तुरंत अपना होमवर्क स्टार्ट करें जो तैयारी में भिड़ गए हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन सा राज्य का है। रोना नहीं है, हमारे पास जनगणना के आंकड़े नहीं है, अभी तो जनगणना हुई नहीं है, तो जो पुरानी जनगणना के आंकड़े हैं उसी से प्रश्न बनेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, दुनिया पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, ये सबको पढ़ें भाई। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। प्रश्न नंबर 22 फिर से देखिए, संविधान का प्रश्न है। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्य समवेत बैठते हैं? काफी लंबा है, मैं समय इसकी व्याख्या पर नहीं ले रहा हूं। मेरा काम है आपको कठिनाई स्तर से अवगत कराना, मैंने आपको करा दिया। अब तक आप प्रश्नों की क्वालिटी, लेवल, गुणवत्ता, विश्लेषण की जरूरत है कि नहीं, सब समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 23 आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखिए, ये स्पोर्ट्स का फिर सेक्शन टकराया था, करंट में स्पोर्ट्स से प्रश्न था। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? तो ये चार्चर अभियान थे जिनको फिक्की ने पुरस्कृत किया था, पुलिस के चार्चर अभियान को। और किसे इसमें से किसको पुरस्कृत नहीं किया था? तो 4 में से 3 को किया था, अभिव्यक्ति को नहीं किया था। अब ये उस समय की बात है, पिछली परीक्षा की, लेकिन इससे आपको सबक क्या मिल रहा है? पुलिस की गतिविधियों से जुड़े करंट अफेयर के प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। किसकी गतिविधियों से जुड़े करंट अफेयर के प्रश्न आपको तैयार करने हैं? पुलिस की गतिविधियों से। जैसे ऑपरेशन निजात चलाया जा रहा है ना। कुछ बच्चे हैं देखिए तो, है ना, उनको थोड़ा सा शांत रहने के लिए बोलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आइएगा, त्रिरत्न किससे संबंधित है? अब ये प्रश्न आया और हो सकता है इसको कैंसिल भी कर दिया होगा, ये कंट्रोवर्शियल प्रश्न है मानकर, लेकिन हाँ उसने आंसर लिया था, हाँ इसमें कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी। ये प्रश्न एक बार पीएससी में भी आया था, समझिएगा। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, यही कहलाता है जैन धर्म में त्रिरत्न। लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को भी बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। यानी त्रिरत्न जैन और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। ये एकदम, जब ऐसा विकल्प आ गया तो ये एप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। अब फिर से हिस्ट्री का सेक्शन आप समझ रहे हैं ना, ये जैन और बौद्ध धर्म और दर्शन का प्रश्न हो गया। फिर ये साइंस का प्रश्न आया, विषाणु माने जाते हैं, विषाणु यानी वायरस। तो वायरस को जीवित और मृत के बीच की एक कड़ी के रूप में परिभाषित करते हैं कि क्या करते हैं? आपको याद है, आप बता सकते हैं? आंसर बिल्कुल सी ही है, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। बड़ा मुश्किल होता है वायरस से निजात पाना। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स तो बड़ी आसानी से बनता है, एंटीवायरल ड्रग बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वायरस जिंदा होते हुए मुर्दा है और मुर्दा होते हुए जिंदा है। अभी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। जब यहाँ पर वायरस से प्रश्न आ गया तो अब आप जाने वायरस तैयार करें, बैक्टीरिया तैयार करें, प्रोटोजोआ तैयार करें। और मैं फ्यूचर में आपको इन सब चीजों पर मदद करने का भी प्रयास करूंगा। वायरस से क्या बीमारियां हो सकती हैं, प्रोटोजोआ से क्या बीमारियां हो सकती हैं, बैक्टीरिया से क्या बीमारियां हो सकती हैं, कौन सी बीमारी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, सब आपको पता होना चाहिए लाइन बाय लाइन। फिर आपके पास बाउंसर, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी में भी गंभीर अध्ययन करना पड़ेगा। और देखिए, जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय राजस्व प्राप्तियों के बराबर होता है, या अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित बजट। तो संतुलन, यदि आप बहुत गंभीर ना भी जाने तो और कॉमन सेंस लगाएं तो संतुलन का मतलब क्या होगा? यदि हमारा आय व्यय बराबर है तभी क्या होगा? संतुलन की स्थिति बनेगी। तो देखिए, सार्वजनिक व्यय और सकल आय दोनों बराबर हुआ तभी तो संतुलित बजट हुआ। तो कथन 1 भी सही है। और जब आय व्यय दोनों बराबर है तो घाटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो राजस्व घाटा शून्य हो तो ये भी कथन सही है। कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आंसर सी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये प्रश्न इतना सरल नहीं है, मैं आपको प्यार से विश्लेषित करके बता दिया, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है, इसलिए मेरे अनुसार सरल हो गया। लेकिन बच्चों, इससे आपको सबक क्या मिल रहा है? आप बजट को अच्छे से पढ़ें, है ना,
राष्ट्रीय आय को पढ़ें, जैसे मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, इकोनॉमी के प्रति गंभीर हो जाएं। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर बी है, राफेल नडाल। लेकिन ये प्रश्न आपके सामने एक प्यारा सा व्यू लेकर के आ गया। आज पता नहीं कितने वर्ष हो गए, जब मैं खुद पढ़ता था 98-99 में यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया, उस समय भी पीएससी, एमपीपीएससी इत्यादि में, यूपीएससी में टेनिस की 4 स्पर्धाएं छाई रहती थी, अभी भी छाई रहती हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, चौथा होता है अमेरिकी ओपन। चारों प्रतियोगिताओं के, चारों के, यदि टेनिस में पहला प्रश्न स्ट्राइक करेगा तो कौन से इन 4 प्रतियोगिताओं के पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता से, कौन कौन सी 4 प्रतियोगिताओं के, फिर से समझ लें, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन। यदि कोई भारतीय यहां जाकर के कोई चमत्कारी प्रदर्शन कर देता है तो फिर बहुत प्यारा प्रश्न बन जाता है, जैसे भी रोहन बोपन्ना छाए हुए हैं टेनिस के फील्ड में। देख लीजिएगा, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, आप ही के लिए ही मैंने अपने ही चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का इसीलिए विश्लेषण करना शुरू किया है। शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? 101% पुलिस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन, 0.38 बोर, यानी पुलिस डिपार्टमेंट और उससे जुड़ी चीजें यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बोनस है। और यहां पर आपका ध्यान तभी जा रहा है जब आप प्रश्न पत्रों का मेरे साथ विश्लेषण कर रहे हैं। असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? अभी मैंने चर्चा की थी, सत्कार्यवाद ये सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है और असत्कार्यवाद न्याय दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। ऑप्शन ए होगा। देखिएगा 30 में ए लिया गया है पर इतना आसान नहीं है। जब तक मैं आपको समझा नहीं लूंगा सत्कार्यवाद क्या है, असत्कार्यवाद क्या है, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो बेचारा कैसे जानेगा? इसलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का भी आप क्या करें, इंतजार करें, जब मैं आपको पढ़ाते हुए नजर आऊंगा। अभी भी पढ़ा ही रहा हूं, वैसे पढ़ाने से भी ज्यादा बड़ा काम कर रहा हूं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया? इसका उत्तर है सिंगापुर। हम अंतरिक्ष में अब दूसरे देशों के उपग्रहों को भेज रहे हैं, हम काफी आगे बढ़ गए हैं। हमारा शुरुआती जो व्हीकल था SLV था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर ASLV आया, फिर PSLV आया, फिर GSLV आया। ये पूरी स्टोरी मैं ही आपको समझाऊंगा, और समझाऊंगा क्या, वो प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी-फरवरी अंक का विश्लेषण करते समय मैंने समझाया है। आज हम मिशन मून पर चले गए हैं, आज हम मिशन आदित्य पर हैं। तो अभी के SI के पेपर में या अभी जो भी पेपर होगा उसमें मिशन मून और मिशन आदित्य, और मिशन मून को कौन सा रॉकेट लेके गया है और मिशन आदित्य को कौन सा रॉकेट लेके गया है, लैग्रेंजियन कक्ष क्या होता है, हैलो ऑर्बिट क्या होता है, ये सबको आप कृपा करके देखें। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने में हम कब सफल हुए, सॉफ्ट लैंडिंग हमने कब की, समझ रहे हैं ना? ये अभी के पैटर्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता? तो देखिए, सामाजिक कल्याण इंग्लिश में देखिएगा सोशल वेल बीइंग, कि हम किसके आधार पर सामाजिक कल्याण का निर्धारण नहीं करेंगे? एकदम क्लियर सी बात है, अपराध के आधार पर नहीं करेंगे। ये क्या है सामाजिक कल्याण वाला फैक्टर? देखिए, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर को कम रहनी चाहिए, यानी बच्चा जन्म ले तो बहुत बड़ा खतरा रहता है, बच्चे को तुरंत ही यदि हम सही सुरक्षा नहीं देते हैं और तुरंत उसको इन्फेक्शंस वगैरह से नहीं बचाते हैं, टीकाकरण प्रॉपर नहीं करेंगे तो बच्चे की कम उम्र में या जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है। जो देश सामाजिक कल्याण में जितना आगे रहेगा, जितना विकास में जाएगा, वहां शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। जो देश जितना सामाजिक कल्याण के फील्ड में आगे बढ़ेगा, महिला साक्षरता उतनी ही बढ़ेगी। और जिस देश में विकास और सामाजिक कल्याण हाई लेवल पे है, वहां पीने का पानी बहुत अच्छे से उपलब्ध रहेगा। अपराध का इससे कोई लेना देना नहीं। अपराध तो विकसित देशों में भी होता है, विकासशील देशों में भी होता है। यद्यपि शिक्षा से अपराध कम होता है मानते हैं, लेकिन शिक्षित लोग भी अपराध करने में पीछे नहीं रहते। आंसर आप समझ गए होंगे, कॉमन सेंस से भी बन रहा है, यानी आप प्रश्नों से आखिरी समय तक जूझते रहें। देखिए 33, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? अब देखो, जनजातियों का वर्गीकरण रिजले और गुहा एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है, हिस्ट्री का भी हिस्सा है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, काकेसाइड ऐसा बांटा जाता है। जिनकी आंखें छोटी, जिनका कद छोटा, नाक चपटी, रंग गोरा, आपके चेहरे पे चीनी व्यक्ति, चाइनीज मॉडल दिखने लगा होगा, मंगोलाइड होते हैं।
इसी तरह का प्रश्न है मुंडा जनजाति, प्रश्न क्रमांक 33, मुंडा जनजाति किससे जुड़ते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से। पर ये समझेंगे तभी जब आप जनजाति वर्गीकरण को पढ़ेंगे, कभी मैं आपको पढ़ाते हुए नजर आ जाऊंगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से मुक्त हो गया है तो क्या होगा? तो देखिए, राज्य विधानसभा का कोई सदस्य नहीं, मेरे से पढ़ने में गलती हुई है। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है, मतलब उसे अब अयोग्य घोषित करने की बारी है, तब क्या होगा? राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मत अनुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। यानी आपसे संविधान के प्रश्न भी आसानी से नहीं बन रहे हैं। भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण, जिसको हम लिंग्विस्टिक सर्वे कहते हैं, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो देखिए, ग्रियर्सन का नाम बहुत प्रसिद्ध है भाषाई सर्वेक्षण में, उत्तर भी वही लेना चाहिए, निश्चित रूप से लिया गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते रहेंगे, हिंदी में आपको पढ़ाते रहूंगा प्री और मेंस के लिए, मैं बार बार व्यक्ति का नाम लूंगा, पर आप प्रश्नों को देख करके समझ रहे हैं। ये 35 प्रश्न थे आपके सामने। इससे संबंधित 35 प्रश्न थे, जीएस से संबंधित 35 प्रश्न थे। अभी तक कितना देर हो गया है मित्र हमें क्लास लेते हुए? लगभग 1 घंटा हो गया है क्या? होने वाला है। तो कंटिन्यू करें कि अगले वीडियो में डालें? आप एक विद्यार्थी होने के नाते क्या राय देंगे? इसको एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर दें, पूरे प्रश्न का विश्लेषण के रोक के करें, ज्यादा हो जाएगा बच्चों के लिए। तो ठीक है प्रिय मित्रों, 35 प्रश्न आपने किसके जीएस से देखे? भारत के, मतलब सामान्य जीके और जीएस से। और अब शेष प्रश्न किससे रहेंगे? छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो इन प्रश्नों पर हम चर्चा तो जारी रखेंगे, वीडियो मेरा कंटिन्यू रहेगा, पर आप इसे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट दिन, अगले दिन इसे देख पाएंगे। हम छत्तीसगढ़ के प्रश्नों पर कैसे अपना ध्यान केंद्रित करें, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और आपको मुझसे और क्या अपेक्षाएं हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी बेहतर तरीके से मदद कर सकूं। धन्यवाद।